नमस्कार, धमतरी टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धमतरी टीवी के आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शिवसेना के प्रदेश संगठन मंत्री लोकेश ठाकुर जी से। लोकेश ठाकुर एक युवा तुर्क हैं और शिवसेना यूं भी युवाओं को प्रमोट करने के लिए जाने जाती रही है। तो आइए हम बात करते हैं लोकेश ठाकुर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकेश भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल बुलाने के, धमतरी न्यूज़ का, कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। जी बताएं। जी, अब चूंकि आप युवा हैं इसलिए ये सवाल आपसे बेहद बेहद नेचुरल सवाल है, प्राकृतिक सवाल है कि इतनी सारी पार्टीज होते हुए जी, जहाँ पे आज स्पेशली भाजपा में आज नरेंद्र मोदी जी का जादू युवाओं के सिर चढ़ के बोल रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपने भाजपा या कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना को क्यों चुना? शिवसेना जो है वो आज नहीं 1983 से यहाँ पे काम कर रही है छत्तीसगढ़ में। हमारे माननीय प्रदेश प्रमुख जी जो धनंजय सिंह परिहार जी हैं उनके नेतृत्व में। और जो हिंदुत्व की बात करते हैं हम, तो हिंदुत्व की अगर बात करें तो कट्टर हिंदू अगर बोला जाए तो शिवसेना को ही माना जाता है कट्टर हिंदू पार्टी, क्योंकि अभी कभी कभी समझौता नहीं करती किसी भी के साथ। तो इसलिए मैंने, चूंकि मैं एक हिंदू हूँ और कट्टर हिंदूवादी हूँ, मैंने शिवसेना को चुना। जी, अभी आपने कट्टर हिंदू वाली बात कही तो मैं जरा सा इसको एक वैचारिक स्तर पे ले जा रहा हूँ बातचीत को जी, कि आपके हिसाब से एक कट्टर हिंदू की परिभाषा क्या है? कट्टर हिंदू की परिभाषा ये है कि हम सनातनी हैं जी, और सनातन सबसे पुराना कल्चर है। जी जी, हम एक संस्कृति की बात करते हैं जी। तो अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो सब सारे जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सारे हिंदुस्तानी हैं और सारे हिंदू हैं जी। लेकिन यहाँ पर जो इस हिसाब से धर्म के रूप में, जाति के रूप में बांटा गया है, जी जी, वो बहुत गलत हुआ। सबको एक हिंदू बोलना चाहिए था। जैसे हम कोई अमेरिका से आता है अमेरिकी कहलाता है, कोई जापान से जापानी कहलाता है, तो हम यहाँ हिंदुस्तान से आते हैं तो हम हिंदू क्यों नहीं कहलाते हैं? तो क्यों मुस्लिम कहलाते हैं, क्यों ईसाई कहलाते हैं, कोई पारसी कहलाते हैं? वो हिंदुस्तानी कहलाते, हिंदू कहलाना चाहिए। तो चूंकि हम हिंदुस्तानी और हिंदू सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं जो सबसे पुरानी संस्कृति है, इसलिए चूंकि शिवसेना जो है वो शुरू से हिंदुत्व की बात करती है और कट्टर हिंदूवादी है और हिंदू को लेकर चलती है, इसलिए मैंने हिंदुत्व को चुना और हिंदूवादियों को चुना। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी ने हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो शिवसेना से हाईजैक कर लिया। हो सकता है, मे बी। खैर, एक बड़ा नेचुरल सा प्रश्न मैं आपसे पूछा हूँ चूंकि आप युवा हैं जी, कि एक समय था कि शिवसेना का नाम सुन के असामाजिक तत्वों की, गुंडे बदमाशों की, इनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो इस तरह का एक दहशत शिवसेना की थी गलत लोगों के बीच में। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से शायद शिवसेना का वो जो चेहरा था वो चेहरा कहीं छुप रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा महोदय जी कि वो चेहरा छुपा नहीं है जी। लोग भूल गए जी। हुआ कुछ समय पहले की बात है, सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है कि गलत एक प्रकरण में हमारे प्रमुख जी और कुछ हमारे बहुत बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको एक गलत प्रकरण में फंसा दिया गया था, जिसके कारण 4 साल माननीय जोगी जी के राज में ये हुआ था जो प्रकरण है। और 4 साल बेवजह इनको इसलिए दबोच के रखा गया क्योंकि कांग्रेस के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी थी तो वो शिवसेना थी, भाजपा तीसरे रूप उसमें आती थी जी। इसीलिए इनको दबाया गया, धमकाया गया और ये किया गया, जगह जगह से एक एक कार्यकर्ता को पकड़ के अंदर किया गया ताकि शिवसेना खत्म हो जाए। ये इसका प्रभाव था कुछ समय कि लोग जो असामाजिक तत्व थे उनको बढ़ावा मिला और ये अपने चरम रूप में आ गए। लेकिन आज वापिस हमारे जो माननीय प्रमुख जी हैं धनंजय सिंह परिहार जी, वो वापस आए 4 साल का एक वनवास झेल के। और हमारे जो सारे पदाधिकारी, मधुकर पांडे जी, रेशम जांगड़े जी और भी न जाने कितने पदाधिकारी थे, वो सब वनवास झेल के आए और उन्हें वापस खड़ा किया शिवसेना। और वापस दहशत आज के डेट में वो व्याप्त हो रही है और लगातार होगी आगे चल के। शायद प्रशासन से कोई डरे ना डरे, शिवसेना डरेगी किसी को महिलाओं को छेड़ने के लिए, हमारी बहनों को छेड़ने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए, हिंदुत्व के बारे में कोई बात करने के लिए सब डरेंगे, क्योंकि शिवसेना वापस उससे कई गुना ताकत में खड़े हो जाएगी। मैं यहीं पे आपको लेके आना चाहता था, अच्छा आप खुद पहुंच गए जी, कि अभी
भगवान की दया रही कि छत्तीसगढ़ में कुछ इस तरह के कांड उस समय तक नहीं हो रहे थे जी। लेकिन बाद में जब निर्भया का कांड हुआ जी। और अभी जो रिसेंट कांड दिल्ली में हुआ, जी जी जी, कुछ इस तरह के कांड अब यहाँ भी हो रहे हैं। जैसे अटारी कांड हमारे यहाँ का हो गया, रायपुर का, रायपुर आपका नवा रायपुर वाला जो एक बहन के साथ जो कुछ हुआ, ये हुआ। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के कृत्यों को रोकने में शिव सैनिक, एक सामान्य शिव सैनिक, महती भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल निभा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रशासन की ढिलाई है जी। प्रशासन अगर मुस्तैद रहती तो शायद इस तरह के काम नहीं हो पाते जी। दूसरी बात रही शिवसेना की बात, तो शिवसेना आज हिंदू भाई बहनों के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है कि अगर कोई देखे ना, मैं यही पे आपको टोकूंगा। जी जी, देखिए, कोई भी लड़की हिंदू और मुस्लिम बाद में होती है, पहले लड़की होती है। बिल्कुल। मेरा यही प्रश्न था कि क्या स्त्री अस्मिता के लिए जी एक सामान्य शिव सैनिक भी खड़ा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा आदरणीय, कि हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, हम न जातिवाद मानते न भेदभाव मानते। शिवसेना के लिए पूरे छत्तीसगढ़ एक परिवार है। यदि मैं ये कहूँ कि शिवसेना के लिए हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है तो शायद ये सही होगा। नहीं, किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर यहाँ रहने वाला है तो हमारे परिवार का है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम बोलते हैं हम आपका आदर करते हैं, लेकिन अपना अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदर हम सबका करेंगे, लेकिन हमारा अनादर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अनादर के लिए जिस चरम सीमा जाना चाहें हम कर लेंगे, लेकिन अपना अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबका आदर करेंगे। जी जी। तो हमारे जो हिंदुस्तान में रहने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे लिए उनकी नज़र एक बराबर है, चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो। किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है, किसी भी धर्म से जाति से हो, उससे मतलब नहीं है। शिवसेना हमेशा हर अपनी माताओं बहनों के लिए, पूरे हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ की बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपने हिंदुस्तान की बात कही, तो पूरे हिंदुस्तान में हम अपनी माताओं बहनों के लिए शिवसेना हर जगह सक्रिय रूप से खड़े रहेगी, उनके अस्तित्व के, अस्मिता के बचाव के लिए। क्या बात है, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। जी। अगला एक, चूंकि चुनाव सामने है जी बिल्कुल, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जी आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी के युवाओं की क्या भूमिका आप देखते हैं, क्या भूमिका रहेगी? चूंकि आप प्रदेश संगठन मंत्री हैं और आपके संगठन में काफी युवा हैं। जी बिल्कुल। तो जो आपके पास यूथ पावर है, युवा शक्ति है, उसको आप किस तरह से चुनाव में प्रयोग करेंगे? कैसा उसका सकारात्मक रिजल्ट आपको मिले, इस संबंध में आप देखेंगे, बताइए। सबसे पहली बात तो ये है आदरणीय कि अभी जो जहाँ पर पूरे 90 विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम हर जगह तैयारी कर रहे हैं अपनी, हर जगह हमारा काम चल रहा है। लगातार पिछले 2 वर्षों से हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप भी जानते हो उस चीज़ों को, आप तो मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, कि एक अगर कोई किसी वार्ड में रहे, चाहे पंचायत में रहे, बिजली, पानी और नाली और राशन, ये 4 समस्याएं रहती है लोगों की। कि भैया मेरे घर के बाहर बिजली नहीं है, तो हम साजिद तक तो वहाँ पे हरकत करते हैं। मेरे नाली भर जाता है, तो मेरे घर में राशन ठीक से नहीं आता है, वो राशन वाला बंद कर देता है, उनका सर्वर डाउन हो जाता है। ये मैं एकदम फैक्ट बता पाऊंगा आपको। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं, आम जनता उससे बाहर नहीं निकल पाती। उसको नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कि बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री प्रभाव बनाया, शायद नहीं, मुख्यमंत्री प्रभाव नहीं बनाता। प्रभाव बनाता है उसकी जो मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं, वो प्रभाव बनाती हैं, या अच्छा या बुरा। तो हम मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही नहीं है, हम 40 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं। हमने जब आलू प्याज बहुत महंगा हुआ तो हमने सस्ते में बेचा, चौक चौराहे में खड़े होकर हमने बेचा, लोगों को सुविधा दिया। उसका कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि लोगों को ये बड़े बड़े फ्लैक्स और बड़े बड़े विज्ञापन दिखाते हैं, हम वो फ्लैक्स और विज्ञापन नहीं दिखा पाते। इस कारण शायद हमारा पैठ नहीं बना उनके बीच। लेकिन आज के डेट में लोग समझदार हो गए हैं, समझते हैं चीज़ों को। आज हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं, और आपके क्या निजी बोलना चाहिए, आपकी जो बोलना एक बोलते अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि अभी देखिए, जब आयुष्मान भारत कार्ड की बात हुई, यहाँ पे हेल्थ कार्ड की बात हुई, तो जब 4 साल पहले आ गया था वो,
लेकिन हमारे जो यहाँ पे शासन प्रशासन है, उन्होंने मना कर दिया कि हर जगह कैंप लगा के आप नहीं बांटेंगे, हम आपको क्योंकि केंद्र की योजना थी 50,000 से 5 लाख रुपए तक की। आज कई लोग मर गए, कई लोग मरे क्योंकि उनका पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए, लेकिन केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया गया। तो गलती प्रदेश सरकार की है, प्रदेश सरकार की है। तो और हमने प्रयास किया, 1 महीने पहले लागू हुआ। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक और प्रश्न जी पूछना चाहूँगा जी कि यूँ तो प्रदेश सरकार नित्य नई योजनाओं की घोषणा कर रही है, जिसमें उनकी कई जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसमें एक गोबर खरीदी, अपना गौठान जी और बिजली बिल माफ आदि। जी 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 इतनी लोक लुभावन योजनाएं और वैसा प्रशासन का दावा करने के बाद जी आपकी नज़र में आज भूपेश सरकार कहाँ पर है? 110 के पैमाने में आप उसको कितना नंबर देंगे? सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब अपन बोलते हैं नरवा घुरवा गरवा बाड़ी, आज मैं रोड में निकलता हूँ सर गाड़ी लेके, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे कई जगह ब्रेक लगाना पड़ता है, कई जगह मैं एक्सीडेंट होते बचता हूँ, कारण कि रोड में लगातार गाय और बैल बैठी हुई है। तो ये योजना सफल हुई कि असफल हुई? असफल हुई टोटल। गोबर कितने लोग बेचते हैं? आज मेरे को आप लिस्ट दे दीजिए कितने गोबर बिक रहे हैं। असफल। जो टोटल योजनाएं बनाई गई, लोक लुभावने वाली योजनाएं थी, जो कि टोटल कुल मिला के असफल हुई। जी, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि आप 1 से 10 के पैमाने पर इस सरकार को कितने मार्क्स देंगे? 2 से 3 मैक्सिमम। तो ये थे लोकेश ठाकुर, जिनके पैमाने पर भूपेश नीत ये सरकार। सर, एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। श्योर। 2 मिनट और लेना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में, चाहे भूपेश सरकार की हो, मैं भूपेश सरकार की बात नहीं करूँगा, हमारे आदरणीय हैं, चाहे भाजपा सरकार की हो, चाहे कांग्रेस सरकार की हो, दोनों असफल रहे हैं धर्मांतरण रोकने में। सबके साथ टारगेट होते हैं हिंदू। क्यों? सिख क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं, सिर्फ हिंदू क्यों? हिंदू बहुत सब टारगेट है, और हर जगह धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर प्रदेश सरकार रोक क्यों नहीं लगाती? चूक इसलिए कि हम किसी गर्दन नहीं काटते, इसलिए कि हम किसी घर में धवा नहीं बोलते। कारण भैया, शिवसेना आगे चल के धर्मांतरण पे आज भी हम पुरजोर विरोध करते हैं, और जिस हिसाब से जो समझेगा, जो बात से समझेगा हम बात समझाएंगे, और जो लात से समझेगा उसको लात से समझाएंगे, लेकिन धर्मांतरण हिंदुओं का नहीं होने देंगे। जो हिंदू दूसरे धर्म में गए हैं, हम पैर पखार के उनके ऊपर गंगा जल डाल के वापस लेके आएंगे, और आगे ये काम नहीं होने देंगे अपने प्रदेश में। अगर शिवसेना का सत्ता आता है, शिवसेना को लोग चुन के लाते हैं, शराबबंदी टोटल हो जाएगी, धर्मांतरण टोटल बंद हो जाएगा। अगर आप साहू हैं, अगर आपने धर्मांतरण कर लिया, तो आप लिखिए डेविड फर्नांडिस, आपका जो लाभ मिल रहा है सरकार के द्वारा, जो आप लाभ ले रहे हैं पिछड़े वर्ग का, ये और वो सब बंद कर दिया जाएगा। तो आज ये होना चाहिए, और आगे चल के अगर हमारी सत्ता आती है तो बहुत सारे बदलाव आएंगे जी 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 जी, जो आपको देखने को मिलेंगे, जो जैसे मैंने अपने विचार रखे हैं यहाँ पे। और शिवसेना जो है शुरू से हिंदुत्व के लिए काम करती है। हिंदुत्व के लिए पहले, छत्तीसगढ़ के लिए सेकेंडरी, छत्तीसगढ़ की, मैंने बोला हिंदुस्तान की पूरी माँ बहनें हमारी माँ बहनाएं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता हमारे लिए पहले है, और हिंदू उससे ही पहले हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिवसेना को सब अपना प्यार दुलार दें, शिवसेना को एक बार चुन के लाएं, और देखें कि हमारी सरकार क्या करती है क्या नहीं करती। आगे आपकी मर्जी, आपका विचार। तो टिट फॉर टेट यानी शठे शाठ्यम समाचारित के विचार रखने वाले ये थे लोकेश ठाकुर, जिन्होंने कहा कि आप मेरे धर्म का आदर करें तो मैं भी आपके धर्म का आदर करूंगा, धर्मांतरण नहीं होने दूंगा। ऐसी और भी कई बातें इन्होंने कही। बहरहाल शिवसेना का एजेंडा इनकी बातों से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी कुछ साफ हो गया है। यदि मैं अपनी बातचीत समेटूं और पॉइंट वाइज बात करूं तो प्रमुख रूप से धर्मांतरण रोकना, महिलाओं की सुरक्षा और शराबबंदी, ये 3 मुद्दे शिवसेना प्रमुखता से उठाकर चुनावी रण में जाना चाह रही है। देखें आगे आप लोगों का कितना प्यार मिलता है। तो ये थे हमारे भाई लोकेश ठाकुर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।